हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बात कर रहे थे उसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके थे। उसी में आगे बढ़ेंगे। आज कुछ एंथैल्पी, एंट्रोपी इनकी चर्चा करेंगे। बेसिकली हम लोगों का आज मेन जो फोकस होगा वो एंट्रोपी पे होगा, एंट्रोपी के कैलकुलेशन पे होगा कि किस तरह से ईजिली हम लोग एंट्रोपी की कैलकुलेशंस को करते हैं। ठीक है ना। किस तरह से जब हीट एक्सचेंज होता है तो एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजमेंट आता है, ये सारी बातें आज करने वाले हैं। ठीक है। तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो अपनी सेहतों का ख्याल रखें। ठीक है। सेहत का ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी हेल्प से आपको जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो एंथैल्पी एक्चुअल में क्या होती है? एंथैल्पी को हम लोग एच से दिखाते हैं, स्मॉल कैपिटल एच से। ठीक है ना। और एंथैल्पी जो होती है एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी है यू प्लस पीवी, इसके बराबर होती है। ठीक है ना। इसको हम कभी कभी फ्लो वर्क भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसको कभी कभी हम फ्लो वर्क भी बोलते हैं। क्या आते बात क्लियर है? ये हमारी एंथैल्पी की जो आइडियल डिफिनेशन होती है, बेसिक होती है, ये होता है। ठीक है। अब एक्चुअल हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग अगर इसको कुछ अलग फॉर्म में लिखना चाहे, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग 1 kg के लिए बात करें, फॉर 1 kg। ठीक है ना। तो फॉर 1 kg के लिए जब हम बात करते हैं तो जो एंथैल्पी लिखते हैं उसको हम स्मॉल एच से दिखाते हैं ना। इसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी पर यूनिट मास। ठीक है। तो स्मॉल एच हो गया इज इक्वल टू, इसको स्मॉल यू कर देते हैं प्लस पी इंटू वी, सब कुछ स्मॉल कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम 1 kg के लिए इस तरह से दिखा देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। एक आध फॉर्मूले आपको जो और याद रखने हैं वो ये हैं कि जो आपका Q होता है ना, Q की जगह पर हम इस तरह का एक टर्म लिख सकते हैं, एम सी पी डी टी या डेल्टा टी। एम सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे सीपी क्या है हमारा? सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। और एम सी का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें एम सी पी का, तो ये टोटल बन जाएगी टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। चलो ये बात अपने को समझ आ गई। ठीक है। अब जो एक्चुअल हमारी ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। जैसे हम लोग सीवी को क्या लिख रहे थे? डेल यू बाई डेल टी। ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक। तो यहां से हम लोग अगर डी यू की वैल्यू निकालना चाहें तो डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा? सी वी डी टी। ठीक है। तो अगर इसको हम सिंपल मान लो अगर n मोल्स है तब डी यू को क्या लिखेंगे? तब डी यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एन सी वी डी टी। तो ये भी आपके काम आ सकता है फॉर्मूला इस तरह से। ठीक है। या डेल्टा यू इस तरह से कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है। इंटीग्रेट करके ये मिल जाएगा हमको। तो ये जो चीज़ें हैं एंट्रोपी को समझने में कुछ हेल्प करेंगी। इस वजह से मैंने 2-3 फार्मूले जो है आपको बताया, एंथैल्पी क्या है, क्यू को हम किस तरह से सीपी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सीवी को किस तरह से यू के फॉर्म में। इस तरह की जो बातें हैं ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो उसको आप नोट करके रख लो किनारे, ताकि हम लोग जो एंट्रोपी है उसकी बेसिक कैलकुलेशन को शुरू कर सकें। तो आई होप ये जो बेसिक सी बातें थी आपके समझ आ गई होंगी। अब अगली बात हम लोग एंट्रोपी पे शुरू करते हैं। ठीक है। एंट्रोपी क्या है, इसकी बेसिक जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं, एंट्रोपी क्या है। ठीक है। जैसा कि मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि एंट्रोपी जो है बेसिकली वो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस है। ठीक है ना। कि तितर बितरता का परिमाण। ठीक है ना। मतलब जो बोल सकते हैं कितना आपका जो सिस्टम है वो अव्यवस्थित है, मतलब कितना ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। तो क्या ही हमारा मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है। और इसको हम लोग एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से। एस फॉर शरत, नहीं सॉरी, एंट्रोपी। ठीक है। तो बेसिकली हम दिखाते किस तरह से कि जो इसको हमेशा कि मान लो अभी कुछ चीज़ है, ठीक है, मान लो अभी एंट्रोपी S1 है, ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने कुछ चेंजमेंट किया उसमें तो हम एंट्रोपी जो हो गई वो S2 हो गई, तो हम ऐसे चेंज के फॉर्म में एंट्रोपी को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मान लो कि जो चेंज इन एंट्रोपी है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो हमारी dQ बाई टी के बराबर होती है। ठीक है। सिस्टम 1 से 2, जो भी जिस फॉर्म में भी हमको वेरिएबल्स दिए उसके फॉर्म में हम 1 से 2 तक लिमिट रख के हम डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ हम और क्या लिख सकते हैं? जो डेल्टा एस है होता है एक्चुअल में
उसको हम या ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, जो कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है, वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, ये बात हो गई हमारी एंट्रोपी की बेसिक बात की कि एंट्रोपी किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, क्या इसका डेफिनेशन होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से। अब हम बात करेंगे कि जब दो बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, मान लो एक बॉडी 1 है एक बॉडी 2 है, तो उन दोनों बॉडीज के बीच में अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो टोटल जो एंट्रोपी में चेंज होता है, या अगर कोई इंजन है तो उसमें अगर हम मान लो एक वो याद है सोर्स सिंक किस तरह का सिस्टम था, तो हम एंट्रोपी की वजह से एंट्रोपी को समझते हुए किस तरह से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड कितना निकल सकता है, ये सारी कैलकुलेशन की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं एंट्रोपी की, मतलब लाइक तो हमारे पास दो बॉडी हैं और उसमें से हमें हीट एक्सचेंज करना, तो उसको किस तरह से समझते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी। एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी, या एक बात और हम समझते हैं कि एंट्रोपी की प्रिंसिपल या एंट्रोपी प्रिंसिपल समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में, एंट्रोपी प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो एंट्रोपी प्रिंसिपल की अगर बात करें, ठीक है, एंट्रोपी प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है कि जो डेल्टा एस हमारा आएगा उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा जो डी क्यू बाई टी है उससे ज़्यादा ही होगी, जो हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे इससे ज़्यादा ही होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जितनी हीट दे रहे हैं तो उसमें जो एंट्रोपी में चेंज आएगा, देखो एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो कभी आइडियल तो होगा नहीं। ठीक है, हम हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, तो आइडियली जो चेंज होता है वही कैलकुलेशन होती है कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, तब ये जो डेल्टा एस है वो हमारा डी क्यू बाई टी के इंटीग्रल के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस की तो ये हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, जो चेंज होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा जो हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो चेंज को हमेशा इस तरह समझते हैं, हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल होता है, इसके बेसिस पे हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल लिखा। इसमें हम लोग पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज हम तब कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी जब जो हीट है वो एक्सचेंज हो रही हो बिटवीन टू टीईआरस। टीईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। क्या चीज? टीईआर का फुल फॉर्म है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, ये जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है इसका मतलब क्या है कि हम लोग सोर्स और सिंक, याद करो मैंने आपको बोला था कि जो सोर्स और सिंक है उसको हम नॉर्मली रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि वो एक रिजर्वायर है तो रिजर्वायर एट अ हायर टेम्परेचर और रिजर्वायर एट अ लोअर टेम्परेचर, तो इसको हम आइडियली मान के चलते हैं। अगर हम टीईआर बोले हैं इसका मतलब है कि ये जो आपका बॉडी, जो आपका जो भी चीज़ है, ये जो बॉडी है ये आपकी एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा वो आपका फिक्स टेम्परेचर पे होगा। ठीक है ना, इसमें आपसे हम कितनी भी हीट ले लें या इसको हम कितनी भी हीट दे दें तो लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स होगा, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है। ये जो एंट्रोपी प्रिंसिपल है इसको आप अलग से लिख लो। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो हम क्या कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं दो टीईआरस के बीच में। तो हम टीईआर बना लेते हैं। मान लो हमारे पास एक 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 बात, एक ये टीईआर है और एक ये टीईआर है। ठीक है ना, इसके बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है इस तरह से। तो मान लो ये कुछ टेम्परेचर T1 पे था, ये कुछ टेम्परेचर T2 पे है। ठीक है, मान लो इसने हीट दी Q, इसने हीट ली Q। ठीक है ना, बस इतना हम सिंपल से बात करें, दो टीआर है, एक हीट क्यू दे रहा है तो दूसरी वर्ष की वाली क्यू ले लेगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो अगर हम बात करें चलो इसको हम टी ए वन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर है, या ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है ना, ए बॉडी बी बॉडी। ठीक है,
तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए लिखें, क्या चीज, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए लिखें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या था डेल्टा एस का, कि क्यू बाई टी, ठीक है, डी क्यू बाई टी इंटीग्रल के अंदर। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमने ये चेंज इन एंट्रोपी लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर टी क्या है, क्या टी हमारा फिक्स है? जब टी हमारा फिक्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, क्योंकि टी जब बाहर आएगा तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है ना। या आप लिमिट्स ले लो 1 से 2 तो ये डेल्टा क्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है, जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी, क्यू। बात समझ आ रही है ना, कि यहाँ हीट कितनी एक्सचेंज हुई टोटल, क्यू, तो डेल्टा क्यू की टोटल वैल्यू कितनी होगी, क्यू, तो कितना आ जाएगा क्यू बाई T1, कितना आ जाएगा T1, T1 क्यू, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले की एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, डेल्टा एस बी, ये दूसरा सिस्टम है, इसके एंट्रोपी में कितना चेंज होगा, क्यू बाई T2। कोई दिक्कत? अच्छा भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। अब एक बात बहुत ध्यान से देखो कि किसमें हीट जा रही है और किससे हीट आ रही है, किसकी एंट्रोपी, भाग जाओ यहाँ से, मच्छर था, ठीक है, डांट देता हूँ भाग जाता है। तो किसने हीट दी, किसने हीट ली, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसने हीट दी है, यानी इसकी एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, यहां से बोल, घटेगी बढ़ेगी। जब हीट दी जा रही है इसका मतलब रैंडमनेस कम होगी, यानी एंट्रोपी घटेगी, एंट्रोपी घटेगी। और इसमें रैंडमनेस बढ़ेगी क्योंकि इसमें हीट जा रही है, तो बॉडी में जो हीट जब बढ़ जाएगी तो रैंडमनेस भी क्या होगा, बढ़ जाएगी, तो ये वाला आपका प्लस का आ जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलो अब हम एक बात जानते हैं कि इसमें जो भी हीट ट्रांसफर हुई है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सराउंडिंग्स है इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब डेल्टा एस जो सराउंडिंग है वो कितना है, 0। अर्थात अगर हम टोटल चेंज इन एंट्रोपी लिखें, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लिखें, तो क्या आता है वो, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग कितना है, 0। डेल्टा एस सिस्टम कितना, डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी, क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2, क्या आ गया यहाँ से, क्यू कॉमन ले लो, यह आ जाएगा आपके पास T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, यस और नो। ये है एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी फॉर द इफ द हीट इज एक्सचेंज बिटवीन 2 TERs। अगर दो हमारे पास TER है, 2 TER है, इसका मतलब है वो दोनों आपकी फिक्स टेम्परेचर पे होंगे, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली उसमें Q बाई T1 लिख सकते हैं। इसकी चेंज इन एंट्रोपी लिखी, इसकी चेंज इन एंट्रोपी लिखी, दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं कि मान लो एक TER है और दूसरा फिक्स टेम्परेचर पे है, तब क्या चेंज आएगा, ठीक है ना, उसको नोट करते हैं। पहले इसको आप उतारो, फिर हम लोग इसको साफ करते हैं। तो अब जो अगली बात हम लोग करेंगे वो बात करेंगे कि एक हमारे पास जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर यानी TER है, और जो दूसरा है वो एक जो बोल सकते हैं ना नॉर्मल बॉडी है, ठीक है। तो उसके बीच में जो हीट एक्सचेंज है उसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, उसके बीच में दो इस तरह की बॉडीज हैं जो कि फिक्स टेम्परेचर पे हैं, मतलब फिक्स मतलब जो हमारी नॉर्मल बॉडीज होती हैं, ठीक है, उसकी बात अगर हम करें, तो अगर हम दोनों में कुछ जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज कराएं, मान लो हमने क्या किया कि दो टाइप की गैसेस ली, उसको लिंक्ड कराया आपस में, तो होगा क्या एक्चुअल में कि जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी। मान लो इस तरह समझो कि मान लो इस तरह से एक गैस है, ठीक है, उसको हमने दूसरी गैस में मिक्स कराया इस तरह से। मान लो ये T1 पे था, ये T2 पे था, मिक्स मतलब उनको आपस में मिला नहीं दिया, उसको टच कराया एक तरह से आपस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हीट इधर की तरफ इधर फ्लो करेगी। मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2 था, तो हीट इधर से इधर फ्लो करेगी, ठीक है। तो जब हीट फ्लो करेगी तो ये कुछ फाइनल टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये कुछ फाइनल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये फाइनल टेम्परेचर हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको निकालने के लिए हम चीज़ यूज़ करते हैं, वो चीज़ क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ हीट या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम किस तरह से करते हैं कि मान लो यहाँ की जो एनर्जी थी वो कुछ थी, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी थी, ये ज़्यादा थी ये कम थी, तभी तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई। तो जो भी हीट ट्रांसफर हुई होगी वो तो कंजर्व होगी ना, समझो
कि इसकी जो एनर्जी में चेंज आया होगा और इसकी जो एनर्जी में बढ़ोतरी, समझो यहाँ जितनी एनर्जी बढ़ी होगी क्या वही उतनी ही एनर्जी, सॉरी यहाँ जितनी एनर्जी घटी होगी क्या उतनी ही एनर्जी वहां जाके बढ़ गई होगी। मान लो यहाँ 20 था, वहां 10 था, तो क्या होगा, क्या यहां से 5 उधर चली जाएगी, तब दोनों 15-15 हो जाएंगे, दोनों फाइनल टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है यहां से 5 जो होगा वहां गया होगा, यानी 5 यहां से घटा तो 5 वहां पे बढ़ा, यानी वो जो 5 है वो आंकड़ा तो सेम रहेगा। इसका मतलब है यहां से जो डेल्टा Q1 है क्या वो डेल्टा Q2 के बराबर होगा, है ना। जितनी यहां से इधर जाएगी वही तो हम इसके कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम भाग जाओ, ये मच्छर रात को बहुत परेशान करते हैं, जैसे रात तो अभी हो गई है, इसी वजह से बदतमीज, जबकि सर्दी का मौसम है, इस समय सर्दी में अच्छा नहीं जा रहा है। देखो ध्यान से इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्या थी, हाँ तो ये बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एम सी पी डेल्टा टी, याद है, एम सी पी डेल्टा टी ये होता था। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, मान लो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो एम ए सी पी ए इंटू इसका टेम्परेचर क्या होगा, टी फाइनल यानी घटा होगा, यानी टी फाइनल, या इसे लिख सकते हैं T1 माइनस टी फाइनल। ठीक है, सॉरी टी फाइनल माइनस T1, ठीक है ना, डेल्टा टी होता है, तो बाद में टी फाइनल हुआ ये। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया शायद, सही लिखा था पहले, T1 माइनस टी फाइनल। क्यों, क्योंकि ये आपका जो T1 होगा वो बड़ा होगा और जो टी फाइनल होगा वो छोटा होगा, यानी यहाँ पे हम लोगों ने माइनस को अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एम बी सी पी बी और टी फाइनल माइनस T2, क्योंकि यहाँ पे T2 बड़ा होगा। इसको अगर आप कंजर्व करें, मतलब इस रिलेशन को अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से आप टी फाइनल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो विद द डाटा। ठीक है ना, जो भी डाटा दिया होगा यहाँ से आप टी फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलो ये बात समझ आ गई अपने को। अच्छा भाई, इसी में अगर एंट्रोपी की बात की जाए तो एंट्रोपी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी। ठीक है, डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी, यानी डी क्यू बाई टी प्लस डी, हट जाओ यार, डी क्यू बाई टी। ठीक है, अच्छा इसमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, T1 से T फाइनल, इसमें कहाँ चेंज हुआ, T2 से T फाइनल। करेक्ट है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, भाई टी कांस्टेंट तो है नहीं इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं एम ए सी पी डी टी, इसको लिख सी पी ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एम बी सी पी बी डी टी। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा एम ए सी पी ए एल एन टी फाइनल बाई टी निश T1, और ये आ गया हमारे पास एम बी सी पी बी एल एन टी फाइनल बाई T2। तो इस तरह से हम लोग एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ आ गई है। ठीक है, तो एक तरह से ये वही सीन हो गया आपका कि हम लोगों ने दो जो नॉर्मल टेम्परेचर वाली बॉडीज होती है, TER नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी फाइनाइट बॉडीज है। ठीक है, तो फाइनाइट बॉडीज के बीच में हम लोगों ने एक तरह से समझ लिया कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, उतारो इसको, एडियाबैटिकली जो मिक्सिंग है उसको कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसी के लिए हम लोग मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लो कि ये हमारे पास फाइनाइट बॉडी थी, एक ये फाइनाइट बॉडी थी, दिखाने का सिस्टम एक इंजन की तरह समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ से इंजन लगा हुआ है, यहाँ से जो वर्क निकल सकता है, मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड अगर मैं निकालना हो, मैक्स वर्क ऑब्टेन्ड, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैक्सिमम वर्क अगर हमें निकालना है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो Q है, ठीक है, यहाँ पे जो मान लो Q है वो कितना आएगा, हम एक बात जानते हैं कि इस Q क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, यानी अगर हम M और C को आपस में मिला देंगे तो टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगी, ये C हम नॉर्मल लिख लीजिए, C T फाइनल माइनस T इनिशियल, सर T फाइनल माइनस T1, इसके लिए पहले वाले के लिए, इसका पहले T1 था फिर T फाइनल हो गया, इसका पहले T2 था फिर T फाइनल हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, इसके लिए जब लिखेंगे तो इसको हम Q1 बोलते हैं, Q2 को जब लिखेंगे तो लिखेंगे C T कुछ यहाँ 1 माइनस फाइनल करो क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, T फाइनल माइनस T2, करेक्ट है। अच्छा भाई, तो वर्क को हम किस तरह से लिखते हैं, जो अच्छा एक काम वो कर सकते हैं हम लोग,
कि वर्क जो होगा वो आपका आएगा Q1 माइनस क्यू टू, Q1 माइनस क्यू टू। क्या ये बात करेक्ट है? Q1 माइनस Q2, हाँ करेक्ट है। तो अगर Q1 माइनस Q2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? C T1 प्लस T2 माइनस 2TF। क्या ये बात समझ आई है? जब इससे इसको घटाएंगे तो T1 T2 दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, T1 प्लस T2 माइनस 2T फाइनल। अच्छा भाई, टी फाइनल की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? टी फाइनल की वैल्यू निकालेंगे हम लोग एंट्रोपी प्रिंसिपल से। एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, मैंने शायद ये आपको, सॉरी एंट्रोपी प्रिंसिपल नहीं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये आपको याद रखना, क्लॉसियस इनइक्वालिटी होती है। देखो ये फिर भाया मच्छर मैंने पकड़ लिया, उड़ा दिया, छोड़ दो, बख्श दो बेचारे को। देखो ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी होती है। यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, देखो ध्यान से, एक काम करो इसको, हाँ ये देखो ध्यान से, तो टोटल एंट्रोपी हमने ये एक्चुअल टोटल एंट्रोपी ही तो है, तो टोटल एंट्रोपी हमारे पास ये आई है, इसको हमने टोटल सी लिख दिया, इसको हमने टोटल सी लिख दिया, ठीक है ना, एम इंटू सी। ठीक है, इसको ये टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलो अच्छा भाई, तो इन दोनों, इसको जब हम जीरो से ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सी सी होगा वो खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एल एन, ये दोनों आपस में जोड़ में है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी फाइनल स्क्वायर बाई T1 T2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी टी फाइनल स्क्वायर बाई T1 T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि जब लॉग हटाएंगे यहाँ से तो वन आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं टी फाइनल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। ठीक है, तो वर्क में जब हम इसको रखेंगे टी फाइनल को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा, वर्क शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी T1 प्लस T2 माइनस 2 अंडर रूट T1 T2। ये आ गया हमारे पास वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम वर्क की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वर्क के लिए हमारा जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये मैक्सिमम होगा, यानी इसको हम जीरो क्या कर देंगे, इक्वल टू में चेंज कर देंगे, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मैक्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मैक्स आ जाएगा हमारे पास सी T1 प्लस T2 माइनस 2 T1 T2। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? मैंने गड़बड़ किया, ये आपका मैक्सिमम, यहाँ पे जब ये इससे बड़ा या बराबर हो सकता है तो ये आपका लेस देन हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये जो लेस देन होगा वो इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह के रिलेशन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना, जब हमारा जो हीट एक्सचेंज है वो टू, ये हम लोग किसकी बात करते हैं, टू फाइनाइट बॉडीज, जो हीट एक्सचेंज है अगर वो टू फाइनाइट बॉडीज के बीच में हो रहा है तो कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन हो सकता है, या जो फाइनल टेम्परेचर होगा दोनों बॉडीज का वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट T1 T2। ठीक है ना, मैक्सिमम वर्क कितना आ जाएगा, सी T1 प्लस T2 माइनस 2T1 अंडर रूट के अंदर 2T1 T2, और हमारा कुछ इसमें बचा, ये हमारी एंट्रोपी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो उतारो। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो हम लोगों ने ये बात कर ली कि जो हीट ट्रांसफर है अगर वो दो फाइनाइट बॉडीज के बीच में हो रहा हो या दो TERs के बीच में हो रहा हो तो किस तरह से हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन को अंजाम देते हैं और हम वर्क ऑब्टेन किस तरह से निकालते हैं। अच्छा भाई, अब अगर जो हीट एक्सचेंज है वो एक फाइनाइट बॉडी और एक TER के बीच में हो रहा हो, कहाँ पे, फाइनाइट बॉडी एंड TER, इसके बीच में, मतलब एक फाइनाइट बॉडी हो एक TER हो। ठीक है, तो मान लिया हमारा इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर चलो इसको T मान लेते हैं, इसको T0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है TER है, सॉरी इसको मान लेते हैं TR, अच्छा लगेगा, ये मान लो आपका TER है, ये फाइनाइट बॉडी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ठीक है हीट एक्सचेंज होती है Q। ठीक, तो जब भी हम डेल्टा एस लिखेंगे, थोड़ा जल्दी में बात करते हैं, डेल्टा एस को हम किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा इसको मान लो ए बॉडी, इसको मान लो बी बॉडी, यानी डेल्टा एस ऑफ ए प्लस डेल्टा एस ऑफ बी, ये हम लोगों की सिस्टम की पूरा एंट्रोपी आ गई। लेकिन अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग में कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिस्टम्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारी फाइनाइट बॉडी थी इसका टेम्परेचर मान लो चेंज होकर T फाइनल हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि TER है। ठीक है,
तो इसके लिए जब हम लिखेंगे जो हमारा एंट्रोपी है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए के लिए जब लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, याद करो हम लोगों ने फाइनाइट बॉडी के लिए क्या लिखा था, mCp टी फाइनल बाई T1 प्लस अपॉन टी, सॉरी T1 नहीं था, T था, ठीक है, प्लस जो TER था उसके लिए हम लोगों ने क्या निकाला था, Q बाई T0, यानी इसके लिए आया था। हम लोग फाइनाइट बॉडी के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं और जो TER है उसके लिए, सॉरी फाइनाइट बॉडी के लिए ये लिख देते हैं और TER के लिए ये लिख देते हैं। अभी पिछले दो एग्जांपल्स में हम लोगों ने यही किया है, ठीक है। ये आ गया डेल्टा S। अब मैक्सिमम वर्क की बात कर ली जाए तो मान लो मैं यहाँ पे इंजन लगाया, यहाँ पे से वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं तो W में लिखेंगे, W किस तरह से लिखेंगे, Q1 माइनस Q2। Q1 किस तरह से लिखेंगे, Q1 हम जानते हैं कि यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन Q2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हीट, सॉरी कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने, अब उस पर कुछ खास मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि किस तरह से हम इस पर करते हैं। चलो आप एक काम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। वर्क को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये T0 तो आपका कांस्टेंट है, अच्छा भाई, तो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये Q यहाँ से आ रहा था, W यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचा, Q माइनस W, जिसको हम Q2 जनरली बोल देते हैं, ठीक है, ओके। तो हाँ, अब यहाँ पे जब हम एंट्रोपी लिखेंगे तो एंट्रोपी लिखने में अभी तक हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जब वर्क नहीं देख रहे तो हम क्या सिंपल Q लिखे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब हम Q लिखेंगे तो क्या कर देंगे, Q माइनस W, क्योंकि जो TER में जो हीट जा रही है दैट इज नॉट Q, दैट इज Q माइनस W। जब भी हम एंट्रोपी प्रिंसिपल लगाते हैं, डेल्टा S शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम क्या कर देंगे, mCln T फाइनल बाई T प्लस Q की जगह पर क्या कर देंगे, Q माइनस W, तो Q माइनस W बाई T0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको आप सॉल्व करके W की वैल्यू निकाल लो, वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन, यानी वर्क ऑब्टेन होगा, उसमें आप मैक्सिमम वाली कंडीशन लगा देना, ठीक है ना, इक्वल टू की, सॉरी लेस देन की जगह आप इक्वल टू चेंज कर देना, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, उतारो। तो अगली बात हम क्या करते हैं कि एंट्रोपी हम किसी आइडियल गैस के लिए निकालते हैं। क्या चीज, एंट्रोपी, भाग जाओ, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एंथैल्पी का इक्वेशन लिखते हैं उसको लिखते हैं, क्या होता है हमारे पास, H इज, या सॉरी एंथैल्पी का इक्वेशन नहीं, हम लोग लिखते हैं हमारा जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है, Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U प्लस PV, याद है, U प्लस PV, सॉरी PdV, U प्लस PdV, ठीक है। Q की जगह क्या लिख सकते हैं, TdS, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, TdS, ओके, ठीक है भाई, याद है ना, ds इज इक्वल टू क्या था, dq बाई, इसको हम dq लिख, सॉरी dq बाई t, तो dq क्या लिख सकते हैं, tds, ओके, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और u की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या u की जगह लिख सकते हैं ncv dt, ये बात समझ आई, ncv dt प्लस pdv। अच्छा, हम लोग आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं, pv इज इक्वल टू RT, हम लोग n को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा, इक्वेशन बिल्कुल जनरल बन जाएगी, nRT, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nRdt, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप PdV की अगर वैल्यू लिखो तो PdV की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आपके पास बनेगा आके nRdt, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, nRdt माइनस VdP, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक। अब PdV की जगह ये वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, TdS इज इक्वल टू NCV dt प्लस NRdt माइनस VdP, करेक्ट है। इसमें से आप N और dt कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा CV प्लस R, CV प्लस R को क्या हम CP लिख सकते हैं, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो CV प्लस R को हाँ CP लिख सकते हैं, तो NCP dt बन जाएगा और माइनस VdP बन जाएगा, ये बन गया TdS, ओके। इसको डाल, चलो इसको भी, इसको पहले इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन 1 को आप सॉल्व करोगे तो t को उधर भेजो, यहाँ से ds की वैल्यू क्या जाएगी, NCV dt बाई t प्लस P बाई टी इंटू dV। अब यहाँ से P बाई टी की अगर आप वैल्यू लिखो तो आपको मिल जाएगा NR बाई V, ठीक है। तो P बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, NR बाई V, NR बाई V इंटू dV NCV dt
बाई टी, ठीक है, ये डी एस मिल गया। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी 1/t का इंटीग्रेशन एल एन टी फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है, क्या जाएगा एल एन T2 बाई T1, ठीक है, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, प्लस यहां से क्या मिल जाएगा आपको एन आर एल एन V2 बाई V1, V2 बाई V1, तो एक डेल्टा एस का इक्वेशन ये आपको, सॉरी एन सी वी, एक डेल्टा एस का इक्वेशन ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करो, इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको टी को उधर भेजो, टी को इधर भेजो, और v बाई टी को देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, v बाई टी को लिख सकते हैं एन आर बाई पी, v बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर बाई पी। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, या T1 से T2, ये P1 से P2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एन सी पी एल एन T2 बाई T1, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें, माइनस एन आर एल एन P2 बाई P1, एक डेल्टा एस का इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, ये हमारा बन गया टी वी और टी पी के फॉर्म में, अब इसको हम चेंज करना चाहेंगे वी और पी के फॉर्म में, तो वहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी देखते हैं जरा, एक सेकेंड। हाँ, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखे थे, इस इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते थे, डी टी डी एस इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, एन सी पी डी टी माइनस वी डी पी, करेक्ट है। अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन में मान लो 2 डाल दिया, ठीक है, तो एक काम करो, इसमें पूरी इक्वेशन में Cp का मल्टी, इसको आप ठीक ठीक से करोगे ना, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन में आप Cv का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें आप Cv और इसमें Cp का अगर मल्टीप्लाई कराओगे और फिर इन दोनों को घटा दो, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको एक इक्वेशन, क्या मिलेगा कि Cp TdS, और यहां से मिलेगा Cv TdS माइनस का, तो Cp माइनस Cv R बन जाएगा, तो RTdS इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा Cp Cv NDT, ये बनेगा Cp Cv NDT, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का, तो ये बनेगा आपका जो इक्वल टू में आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ P Cp dV, करेक्ट है, और प्लस का V Cp Cv dP, सही है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, T को उधर भेजो, क्या बन जाएगा, यहाँ से R और T को उधर भेज दो, क्या बनेगा, ds इज इक्वल टू P बाई आर टी Cp इंटू dV प्लस V बाई आर टी इंटू CV इंटू dP, ठीक है। अब एक काम करो, P बाई आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से N बाई V, इसलिए लिख सकते हैं N बाई V Cp dV, और इसकी जो लिख सकते हैं V बाई आर टी की जगह लिख सकते हैं N बाई P, तो N बाई P Cv dP, ये आ गया ds का एक और फॉर्म, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको मैं डायरेक्ट फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डेल्टा S इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका NCp ln V2 बाई V1 प्लस NCV ln P2 बाई P1, हाँ कि ना। ये 3 इक्वेशन बनते हैं आपके डेल्टा एस के फॉर एन आइडियल गैस। हम आप दिए गए डाटा स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आप कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। मान लो डाटा में आपसे बोल दिया गया कि जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो T1 बराबर T2 कर दो। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के, मैं इसको आप नोट कर लेना इधर वाला, कि थोड़ी सी जगह बना के आपको ये भी बता देता हूँ कैसे करना है कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल के लिए क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू T2 कर देंगे। जब T1 इज इक्वल टू T2 कर देंगे तो ध्यान से देखो ये 1 ये आपका बन जाएगा ln1, और ln1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा एस फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू NR ln V2 बाई V1, ठीक है। और अगर यहां पर आप T2 बाई T1 सॉरी T1 और T2 को बराबर करेंगे तो ये भी टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस NR ln P2 बाई P1, तो माइनस को आप उधर उसमें भेज देंगे तो P1 बाई P2 हो जाएगा। तो इसको और किस तरह से सकते हैं, NR ln P1 बाई P2,
ठीक है। अब हम आइसोथर्मल की बात अगर बात करें आइसोबारिक प्रोसेस की, आइसोबारिक के लिए क्या होता है, टेम्परेचर नहीं सॉरी प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो P1 इज इक्वल टू P2 कर देंगे, P1 इज इक्वल टू P2 कर देंगे। ठीक है, तो P1 P2 वाला टर्म कौन कौन से, इसमें है और इसमें है, तो यहाँ से डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा, डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, उसमें से आ जाएगा एन सी पी एल एन T2 बाई T1, और इसमें से अगर P1 P2 बराबर करोगे तो वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला बचा रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं एन सी पी एल एन V2 बाई V1। ठीक है, तो ये बन गया आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए, आइसोबैरिक के लिए। आइसोकोरिक की बात करें, आइसोकोरिक तो डेल्टा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या कर सकते हैं V1 की जगह पर V1 V2 बराबर कर सकते हैं, तो डेल्टा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसमें ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा एन सी वी एल एन T2 बाई T1 इज इक्वल टू एन सी वी एल एन P2 बाई T1। तो ये इक्वेशंस जो बनेंगे वो सारे आइडियल गैस के लिए बनेंगे जब नॉर्मल कोई भी कंडीशन हमें नहीं दी होगी या इन तीनों में से, और अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई लाइक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें जो इक्वेशंस होंगे उसमें ये चेंजमेंट आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका आइसोथर्मल के लिए, ये बन जाएगा आपका आइसोबारिक के लिए, और ये बन जाएगा आपका आइसोकोरिक के लिए। तो इस तरह से हम लोग एंट्रोपी की कैलकुलेशन फॉर अ गिवन प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आएगी होगी। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर नहीं है तो इसको नॉर्मली उतार लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो उतारो। तो एंट्रोपी में एक लास्ट चीज और बची हुई है, उसको भी खत्म कर देते हैं बिल्कुल। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मान लो एक ये कोई गैस थी, उसको हम लोगों ने दूसरी गैस से मिक्स कर दिया। मान लो ये गैस आपकी ए थी, ये गैस आपकी बी थी। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है। ठीक है, तो बोला गया आपसे कि इन दोनों को मैंने मिक्स करा दिया, यहाँ पे कुछ गैस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गैस है, इन दोनों को मैंने मिक्स करा दिया। ठीक है, आपसे आपसे बोला गया कि बताओ चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। क्या होता है वो, माइनस आर x1 ln x1 प्लस x2 ln x2, डायरेक्ट फॉर्मूला, याद रखने वाला पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसमें जो टर्मिनोलॉजी उसको मैं बता देता हूँ। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं N1 बाई N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन पढ़ा है ना, 12th में पढ़ते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन है N1 अपॉन N1 प्लस N2, और x2 की वैल्यू क्या है N2 बाई N1 प्लस N2। बस इतना और याद रख लो, खेला खत्म। ठीक है, तो अब आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाने से फिर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा फिर दिमाग के ऊपर ऊपर जाता है, बाउंसर होता है। ठीक है, ओके, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने एंट्रोपी तक बात कवर कर ली है, अब जो बची हुई चीज़ें वो अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट। ठीक है, टाइम हो गया है, चलो बाय बाय।